सीडेस ओटीए 2026 के इस विशाल सिलेबस को पूरी तरह से क्रैक करना। उन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बारीकियों पर रोशनी डाली जाएगी जो अक्सर एस्पिरेंट्स की नजरों से बच जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। हम अकाउंटेबिलिटी और हाई स्कोर से शुरुआत करेंगे, फिर साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की रणनीति देखेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स और इंग्लिश पर फोकस होगा और अंत में एक विनिंग रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं और सबसे जरूरी बात, किसे पूरी तरह से स्किप करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, अकाउंटेबिलिटी और हाई स्कोर्स। यही वो क्रूशल माइंडसेट है जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को बाकी भीड़ से अलग करता है। अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन सोर्स इन दोनों में एक बड़ा फर्क बताता है। सिर्फ जिम्मेदारी लेना काफी नहीं है, सच्ची अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब है एक एस्पिरेंट के जूतों में पैर डालना, बिल्कुल उनकी जगह खड़े होकर सोचना और जनरल स्टडीज जैसे वास्ट सब्जेक्ट्स को एकदम उसी नजरिए से टैकल करना। और इस माइंडसेट का असर देखना है तो इस नंबर पे गौर कीजिए, 61। जनरल स्टडीज में 61 का स्कोर हासिल करना कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। जरा सोचिए, जहां एक एवरेज कैंडिडेट 20 नंबर का आंकड़ा पार करने में भी स्ट्रगल करता है, वहां 61 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है। यह साबित करता है कि सही अप्रोच और सटीक रणनीति के साथ जनरल स्टडीज में भी झंडे गाड़े जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है साइंस के बेसिक्स। जिन कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है, उनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अटैक फॉलो करना जरूरी है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली बायोलॉजी से शुरुआत करनी चाहिए, और वो भी सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी से। 11th और 12th की किताबों को छूना भी एक ब्लंडर साबित हो सकता है। उन्हें पूरी तरह से स्किप कर देना है। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस में कुछ एडवांस सवाल दिखते हैं तो उनके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा नॉलेज जुटाना एक स्मार्ट मूव है। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री को उठाना है और सबसे आखिर में फिजिक्स पर जाना है। अब फिजिक्स को लेकर एक बहुत ही मजेदार और टारगेटेड लिस्ट सोर्स में दी गई है। पूरी किताब रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इन गिने चुने टॉपिक्स पर फोकस करना है, जैसे साउंड, ग्रेविटेशन, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। और सबसे जरूरी बात, एनसीईआरटी के येलो बॉक्स न्यूमेरिकल्स। बस इन पर मास्टरी हासिल करके साइंस में 30 में से 25 नंबर तक आसानी से सिक्योर किए जा सकते हैं। इसे ही कहते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। चलिए अब सेक्शन 3 की ओर चलते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी की रणनीति। ये वो टैक्टिकल जोन्स हैं जहां एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन, यानी क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना सबसे ज्यादा वाइटल है। ज्योग्राफी की बात करें तो रूल एकदम क्लियर है। फंडामेंटल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यानी सोलर सिस्टम पूरी तरह से अवॉइड करना है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। पूरा फोकस 11वीं की फिजिकल और इंडियन एनसीईआरटीज को लाइन बाय लाइन पढ़ने पर होना चाहिए। और हां, इसके साथ डेली एटलस मैपिंग की प्रैक्टिस तो मस्ट है। जैसे अगर मेडिटेरेनियन सी के आसपास के 21 देशों को विजुअली दिमाग में लॉक कर लिया जाए तो लोकेशंस वाले सवाल कभी गलत नहीं होंगे। पॉलिटी के लिए तो एक बहुत ही सख्त नियम है, एम लक्ष्मीकांत जैसी मोटी किताब को कवर टू कवर कभी नहीं पढ़ना है। इसके बजाय एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रैक्टिस के लिए एक खास क्वेश्चन हायरार्की फॉलो करनी है। एनडीए, फिर सीडीएस, फिर सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस और आखिर में यूपीएससी सीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी रिवर्स इंजीनियरिंग से पॉलिटी में मैक्सिमम स्कोर निकाला जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। ये वो दो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी विशालता को देखकर अक्सर एस्पिरेंट्स डर जाते हैं और इन्हें छोड़ देने की गलती करते हैं। आइए इनकी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक्स की इस स्ट्रैटेजी में सारा गेम प्रायोरिटी का है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पर्पल बुक को तरजीह देनी है। नेशनल इनकम और बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हाई यील्ड टॉपिक्स यहीं से आते हैं। जब यह हिस्सा अच्छी तरह कवर हो जाए, सिर्फ तभी प्रायोरिटी 2 पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ मुड़ना है और उसमें भी सिर्फ मार्केट के प्रकार और ग्राफ्स जैसे चुनिंदा टॉपिक्स ही देखने हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो रेस से तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसे टैकल करने का एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल तरीका है। 12वीं एनसीईआरटी की तीनों थीम्स, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री को लाइन से पढ़ना है और आखिर में ल्यूसेंट की बुक एक फाइनल एंकर की तरह काम करती है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स या चिपको मूवमेंट जैसे इवेंट्स एनसीईआरटी में नहीं मिलते, वो ल्यूसेंट से कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, करंट अफेयर्स और इंग्लिश।
याद रहे, इंग्लिश ही वो पेपर है जहां टारगेट स्कोर किसी भी हाल में 70 के पार होना ही चाहिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर टाइम कम पड़ जाता है ना? तो इसके लिए ट्रेडिशनल तरीके को पूरी तरह से पलट देना है। सीधे पैसेज पढ़ने के बजाय पहले सवालों को पढ़ना है। इससे दिमाग को पहले ही पता चल जाता है कि पैसेज के अंदर खोजना क्या है। इसके अलावा एसपी बख्शी की किताब से ग्रामर के रूल्स मजबूत करना बहुत जरूरी है। और वोकैबुलरी तो रातों रात कभी नहीं बनती। इसके लिए द हिंदू जैसे डेली न्यूज़पेपर से अपनी खुद की एक वोकैब डायरी बनाना एक असली गेम चेंजर है। एक नया शब्द लिखना है, गूगल करके उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड करने हैं। लेकिन सबसे अहम बात, हर 2 से 3 दिन में इसका कड़ाई से रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के तो ये डायरी सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगी। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सेक्शन 6, द विनिंग रोड मैप। चलिए देखते हैं कि ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक सॉलिड, रिलायबल डेली रूटीन कैसे बनाते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि तैयारी में कुछ नॉन नेगोशिएबल सेट करने होंगे। मतलब ऐसे काम जो डेली करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए। इसमें शामिल हैं कम से कम 30 मिनट का न्यूज़पेपर पढ़ना, एटलस मैपिंग करना और मिनिस्ट्री की स्कीम से जुड़े हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की हेडिंग्स को ट्रैक करना। यही वो डेली हैबिट्स हैं जो असल में रिजल्ट लाती हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का अल्टीमेट टेक अवे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक सीधा चैलेंज है। क्या अब वक्त आ गया है कि सारे बहाने पीछे छोड़ दिए जाएं? क्या इस प्रूवन ब्लूप्रिंट को डेली रूटीन में अप्लाई करके 2026 के अटेम्प्ट में सफलता के लिए सच्ची अकाउंटेबिलिटी लेने का समय आ गया है? ज्ञान तो मिल गया है, अब उसे एक्शन में बदलने की बात। लेकिन यार, सबसे बड़ा सवाल यही है, इन टॉप डिफेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आखिर चाहिए क्या? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हमें उस इंसान का तजुर्बा चाहिए जिसने खुद ये मंजिल हासिल की हो। और इन्होंने ऐसा किया है। AFCAT, CDS, CGCAT और SSC CPO जैसे टफ एग्जाम्स खुद क्लियर किए हैं। कुल इन्हें 14 SSB इलाहाबाद से सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए रिकमेंड किया गया था। इसीलिए यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं होती, सीरियस एस्पिरेंट्स को एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। सही डेटा और आजमाए हुए तरीके, बस यही दोनों मिलकर हमारी तैयारी को एकदम सही दिशा देते हैं। आखिरकार मिशन तो एक ही है ना, वो शानदार वर्दी पहनना और देश की सेवा करना। देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और सही गाइडेंस इस सपने को सच कर सकती है। डिफेंस और सरकारी जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो क्या कल के चैंपियंस इस गाइडेंस का फायदा उठाएंगे? तैयारी करते रहिए और जय हिंद।